औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्ब कायनात के लिए है जिसकी दस्त कुदरत ने हम तमाम की जान है और जिसकी हमदो सना पढ़कर सूरज तुलू होता है और जुल्मत अपने परों को समेट लेती है और नूर अपनी तजलियात शजर समर और हजर तक लेकर फैल जाती है। आइए उसकी हमदो सना से हम इस वीडियो की इब्तिदा करते हैं कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना और पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। गुफ्तगू तो नहीं सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूँ तो इन बातों में असर भी देना। आज का ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड की जो वर्कशॉप है इसको कंप्लीट करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ये जो वर्कशॉप है ये हमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है जनरली तौर के पास में A1 में A2 एंड A3 A4 A5 में जो एक्टिविटी है उसमें भी हमको ये वर्कशॉप मदद करेगी। इसके अलावा जो हमारा स्किल राइटिंग जो प्रोसेस है, स्किल राइटिंग का जो हमारा जो क्वेश्चंस है 5 एंड 6 उसमें भी इंशाल्लाह हमको इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो हमारी जो पहली वाली जो एक्टिविटी है स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जस्टिफाई योर चॉइस विद प्रॉपर रीजन। तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें जो हमको A1 जो आने वाला है और इसमें B1 जो आने वाला है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमको जो A1 जो आएगा उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाना, ये एक्टिविटी हमें पूछे जाना है। स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स हमको दिए जाएंगे ट्रू और फॉल्स के तरीके ही ये एक्टिविटी है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पहले वाला जो सेंटेंस है द कंपाउंड वेयर द राइटर वाज लिविंग, कंपाउंड जहाँ पर राइटर रहता था, रीच इन नेचर्स बॉन्टी, नेचर्स बॉन्टी यानी कुदरत की जो नेमतें हैं, कुदरत ने जो हमें खूबसूरती जो बख्शी है उसमें वो रीच था यानी उससे लैस था, उससे भरा हुआ था यानी उसके अंदर भरपूर थी। तो ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज बिल्कुल करेक्ट है, यानी हम इस सेंटेंस से एग्री है। अब इसका आंसर लिखना जो तरीका, जब भी अगर इस प्रकार का हमें जो एक्टिविटी जब पूछी जाए तो इसका आंसर लिखने का तरीका ये होगा कि हम उसका 1 नंबर डालेंगे और उसके बाद में हम लिख देंगे सिर्फ एग्री। ठीक है, सेंटेंस पूरा नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। इस तरह से लिखना गलत होगा और इस तरह से लिखना गलत, ये दोनों भी तरीके गलत है। अगर हम डिसएग्री है तो इस तरह से ऑप्शन नहीं दे, अगर हम एग्री है तो इस तरह से ऑप्शन ना दे, बल्कि हम उसके सामने एग्री और डिसएग्री लिखें। तो हम इस सेंटेंस से एग्री है। अब उसका बताता रीजन भी बताओ, बोलता है कि व्हाई यू एग्री विद दिस सेंटेंस। तो द कंपाउंड वेयर द राइटर वाज लिविंग रिच इन नेचर्स बॉन्टी, आई एग्री। ठीक है ना, बिकॉज अब हमको वाई वाले सेंटेंस का आंसर हमको बिकॉज से देने का है। बिकॉज द कंपाउंड वाज लग्जरियस था विथ ग्रीन फ्लावर्स, विथ कलरफुल फ्लावर्स, विथ ग्रीन ग्रास। द कंपाउंड वाज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, विथ colorful flowers and with magnificent and tall trees. Without बिसाइड्स दिस, इसके अलावा और वहाँ पर ये भी था कि वहाँ पर स्पाइसेस थे एंड लंगूर थे, ये भी उसके अंदर था। ठीक है, स्क्विरल्स थे, गिलेरियाँ भी थे। तो इस तरह से वो जो था खूबसूरत था। सेकंड सेंटेंस है हॉलीडेज प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू रीड वेरियस मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि पैसेज के अंदर हमको बता, राइटर कहता है कि हॉलीडेज के अंदर मुझे वक्त मिल जाया करता था स्टोरी पढ़ने का और बुक पढ़ने का, लेकिन आज के दौर में हमें हॉलीडेज जो मिलते हैं तो हम उसके अंदर वीडियो गेम लाते हैं और वो खेलते हैं और दूसरी जो एक्टिविटी है वो करते हैं। किताबें पढ़ने का जो आज का जो ट्रेड है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये पुराने ज़माने में जब जिस वक्त राइटर ने लिखा था उस वक्त बिल्कुल करेक्ट था। तो बिकॉज क्योंकि उनके पास में जो तो खेलने के लिए वीडियो गेम एंड टेलीविज़न एंड कंप्यूटर और मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो बिकॉज वी रिमेन मीन्स राइटर्स रिमेन फ्री, एब्सोल्युटली फ्री रहता था एंड दे हैव नो एनी एक्टिविटी अबाउट द स्कूल्स, स्कूल के बारे में उनके पास में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती थी, मतलब उन्हें कोई भी काम नहीं हुआ करता था स्कूल का, इसलिए वो कैसे रहते थे, फ्री रहते थे। एंड दे हैव नो एनी हैबिट टू
प्ले विथ मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, सो दे वे आर वेरी फ्री एंड दे रीड ओनली मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। और इसमें यह भी बताया गया कि खास तौर से उस पीरियड के अंदर जो था तो पब्लिश्ड होती थी बुक, स्टोरी बुक, ताकि जो बच्चे हैं वो अपना वक्त इसमें सर्व कर सके, उसमें बिता सके। थर्ड सेंटेंस है सी, द नरेटर मेड अ मिस्टेक बाय सेविंग द बेबी लंगूर। दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि राइटर जो था बहुत ज़्यादा सिंपैथी था, बहुत ज़्यादा कंपैशंस था, बहुत ज़्यादा वो काइंडनेस था, पोलाइट था, और वो हमेशा जो चाहता था कि वो मदद करे, इसलिए तो उसने बेबी लंगूर को बचाया था। तो इस सेंटेंस के साथ में हम डिसएग्री है, ये सेंटेंस जो है तो वो हमारा, तो अब इसका हमको रीज़न बताना पड़ेगा क्यों डिसएग्री है। तो the writers made a mistake by saving the baby langur. This sentence I disagree with this sentence. Why? Because the narrator is a very kindness person, a very sympathetic person, a very compassionate person. See, he always tries to need every needy person. So इसके अंदर हमदर्दी भरी हुई थी। इस तरह से हमारा फोर्थ सेंटेंस है, एनिमल्स कैन नॉट कन्वे इमोशंस। दिस सेंटेंस जो है ये भी, इससे भी हम क्या है, इससे भी डिसएग्री है। व्हाई? क्योंकि एनिमल्स जो है वो अपने इमोशंस वो क्या कन्वे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि दे आल्सो कन्वे देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स थ्रू एक्शंस, थ्रू आईज, थ्रू इमोशंस के जरिए अपना जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको वो जाहिर कर सकते हैं। ये हमारा A1 के अंदर पूछा जाने वाला, वो मैच करने के लिए कहा गया है, मैच A एंड B। अब A के अंदर जो दिए गए वो फ्रेजेस है, और B के अंदर उन फ्रेज का क्या है कि मीनिंग है, फ्रेजेस का मीनिंग है। अब ये जो बच्चा वही कंप्लीट कर पाएगा जिसको फ्रेज का मतलब भी पता है और जो फ्रेज का मीनिंग भी जानता है, फिर उसके इंग्लिश में भी मीनिंग जानता है, वो बच्चा इसको आसानी से कर पाएगा। पहले मैं आपको फ्रेजेस बताता हूँ, उनके मीनिंग बताता हूँ, फिर उनके जो मीनिंग दी गई है फिर उसको भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आपको। तो ए ग्रुप जो है, मैच द फ्रेजेस गिवन ग्रुप ए, गिवन ए जो है ए के अंदर जो फ्रेजेस दिए गए विथ देयर मीनिंग इन ग्रुप बी, ग्रुप बी के अंदर उनका मतलब दिया गया, मीनिंग दिया है। पहले वाला जो है ग्रुप ए, उसमें जो है हमें जो दिए गए सेंटेंस, टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यानी किसी का अहम जुज़्व बन जाना। सेकंड है टू बी इनग्रोस्ड इन, इनग्रोस्ड इन मतलब किसी में गर्क हो जाना, डूब जाना, में मखू हो जाना, मुनहमिक हो जाना, टू बी इनग्रोस्ड इन। तीसरा टू टेक नोटिस ऑफ, टू टेक नोटिस ऑफ किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। चौथा टू फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब होता है हल करना, किसी मसले को हल करना। फिर उसके बाद में ये है टू पॉन्डर ओवर, टू पॉन्डर ओवर का मतलब बहुत ज्यादा गौरव फिक्र करना। उसके बाद में फिर टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी के जज्बा से मगलूब हो जाना, किसी के कोई अगर हमारे सामने अगर रो दे तो हम उसके क्या हो जाते हैं, आसेब में आ जाते हैं या फिर उससे मगलूब हो जाते हैं, हम पर गालिब हो जाता है। इन अ फ्लैश, इन अ फ्लैश का मतलब होता है बहुत ज्यादा तेजी के साथ में, स्पीड के साथ में। एंड टू फाइंड अ सोलेस, टू फाइंड सोलेस का मतलब इत्मीनान, बहुत ज्यादा मिलना, कंफर्टेबल मिलना। अब इसका जो बी पार्ट है उसका पहला है टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन, टू ऑब्जर्व मुआयना करना और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना। सेकंड है टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करने के काबिल होना, यानी मसला हल करने की काबिलियत हमारे अंदर होना, ऐसा मतलब होता है। तीसरा टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस, कंफर्ट इत्मीनान और सुकून महसूस करना। टू थिंक अबाउट सीरियसली, बहुत गौर फिक्र के साथ में सोचना। टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन में गर्क हो जाना, में बहुत ज्यादा मुनहमिक हो जाना। टू बी एन इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, जुज़वी अहम हिस्सा किसी चीज का बन जाना। टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे, पावरफुल में बहुत ही जज्बात, मगलूबी जज्बात के साथ में किसी को भी अफेक्ट करना, उसके ऊपर असर डाल देना बहुत ज्यादा। एंड लास्ट है फिर वेरी क्विकली, बहुत तेजी के साथ में। अब पहले वाला हमने जो देखे थे वो है ए, टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ, टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ किसी का अहम जुज़्व बन जाना। अब इसका आंसर जो होगा छठे नंबर पे जो दिया है, टू बी एन इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट, जरूरी अहम जुज़्व बन जाना, इसका मीनिंग है, इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है। दूसरे वाला जो सेंटेंस है टू बी इनग्रोस्ड इन, किसी काम के अंदर बहुत ज्यादा मुनहमिक हो जाना, गर्क हो जाना। पांचवें नंबर पे टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन, टू बी कंप्लीटली ऑक्युपाइड इन में बहुत ज्यादा मुनहमिक हो जाना। तीसरा है टू टेक नोटिस ऑफ का ध्यान देना, और पहले नंबर पे जो दिया था टू ऑब्जर्व एंड गिव अटेंशन।
डी है टू फिगर आउट, यानी किसी मसले को हल करना, किसी का भी हल निकालना। दूसरे नंबर पे टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी मसले को हल करना। उसके बाद में दिया टू पॉन्डर ओवर, तो टू पॉन्डर ओवर यानी बहुत ज्यादा गौर फिक्र करना। चौथे नंबर पे टू थिंक अबाउट सीरियसली, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। टू बी ओवरवेल्म्ड बाय, बहुत ज्यादा जज्बात के साथ में आके मुनहमिक हो जाना, बेकाबू हो जाना, जिसे हम कह सकते हैं। सातवें नंबर पर इसका आंसर टू बी अफेक्टेड इमोशनली इन अ पावरफुल वे एंड इन अ फ्लैश, बहुत ज्यादा तेजी के साथ, बहुत ज्यादा चमक के साथ में, वेरी क्विकली। एंड लास्ट टू फाइंड अ सोलेस, इत्मीनान मिलना। इसका आंसर तीसरे नंबर पर टू फाइंड कंफर्ट एंड पीस। इस तरह हम ए एंड बी को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरी वाली एक्टिविटी है राइट गिवर ओन वर्ड्स पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहते हैं। उस प्रकार से ये अगर हमें बोला जाए कि भाई आपके खुद के अल्फाज में लिखिए, तो हम अपने अल्फाज में लिखने वाला जो भी सेंटेंस रहेगा वो A5 या फिर B5 में हमको पूछा जाएगा। कुछ हमें WH टाइप के जो सवाल है वो B में भी आ सकता है, सॉरी मतलब A2 में भी हमसे पूछा जा सकता है। पहला, व्हाई डिड द नरेटर इग्नोर द बैंकिंग ऑफ डॉग्स, व्हाई डिड द नरेटर इग्नोर द बैंकिंग ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों के भौंकने को राइटर ने क्यों इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। अब जो भी सेंटेंस के अंदर अगर हमको डिड दिखाई दे तो समझ लो सिंपल पास्ट टेंस है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अब व्हाई वाला सवाल है, व्हाई का मतलब होता है क्यों। जब भी हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज से। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जो सिंपल पास्ट टेंस का आंसर लिखने का फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वी सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे हम बिकॉज, यानी बिकॉज के बाद से फिर हमारा जो जवाब आना है वो हम आना शुरू हो जाएगा। आधा जवाब हम सवाल में से बनाएंगे, व्हाई डिड द नरेटर इग्नोर द बार्किंग ऑफ डॉग, तो हम आंसर लिखेंगे द नरेटर सिंपल पास्ट है वर्ब का सेकंड फॉर्म इग्नोर्ड। Why did the narrator ignored the barking of dogs, कुत्तों के भौंकने उसने इग्नोर किया बिकॉज। अब इसके बाद में हम लिखाएंगे बिकॉज, क्यों इग्नोर किया तो उसकी वजह बताएंगे हम। उसकी वजह बहुत सारी उसकी वजह हो सकती है। मैं आपको बताऊं उसे क्यों इग्नोर किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई के अंदर मुनहमिक था, एक ये बात हो सकती है। दूसरा, कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं, ये उनका काम या कुत्ते भौंकना, ये भी हो सकता है। तीसरा, वो हमेशा क्या होते हैं, पिग के पीछे लग जाते हैं, जब भी उनको एक पिग दिखाई दे तो उसके ऊपर क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसकी तीन सारी वजह हो सकती है, अपने को दो ही वजह बताने के। तो हम द नरेटर इग्नोर्ड द बार्किंग ऑफ डॉग्स बिकॉज ही वॉज इनग्रोस्ड इन, मुनहमिक था, ही वॉज इनग्रोस्ड इन बुक्स, मैगजीन्स एंड स्टोरी बुक्स। एक सेकंड, he thought the narrator ignored the barking of dogs because he thought that the pack of dog always must have trapped an unfortunate pig, हमेशा वो जो सुअर जब भी उनको मिल जाए, पिग मिल जाए तो उसके पीछे लग जाते हैं। तीसरा, या फिर कुत्तों की हमेशा ये आदत होती है, the dogs always have the habit of barking, यानी उनकी आदत ही होती है भौंकते रहने का, तो ये भी हम उसमें कह सकते हैं। दूसरे वाला जो इसमें सेंटेंस है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड मदर लंगूर मेक नो एफर्ट टू ग्रेब हर बेबी फ्रॉम द कूप, जो है वो छत से वो बेबी लंगूर जो थी वो अपने बेटे को ग्रेब करने में क्यों उसने कोशिश नहीं की, पकड़ने की उसने क्यों कोशिश नहीं की। अब जब उसने देखी थी कि उसका जो बच्चा है वो राइटर के हाथ में, राइटर को कूप में रखे हुए, तो एक तो उसको बहुत ज़्यादा इत्मीनान था कि मेरा बेटा जो है, मेरा जो बेबी है जो वो सेफ है एक, और दूसरा जो है तो उसको वो कोई भी अब नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, ऐसा उसको पक्का यकीन था, ठीक है ना। अब ये भी सवाल का जवाब हम जब लिखेंगे तो फिर वो डिड के बाद में जो हम सब्जेक्ट है तो हम उसको पहले लिखेंगे द मदर लंगूर, यहाँ पर मेक था सिंपल प्रेजेंट टेंस, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, द मदर लंगूर, हम मेक था, हम लिखेंगे मेड, सिंपल पास्ट टेंस। द मदर लंगूर मेड नो एफर्ट टू ग्रेब हर बेबी फ्रॉम द कुप्स बिकॉज, अब हम बिकॉज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज शी वॉज कंफर्टेबल डेट हर बेबी डिडंट टेक एनी हार्म, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने वाला है एक। और दूसरा, शी वॉज श्योर डेट हर बेबी इज सेफ,
इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड तीसरा ही बोल सकते हैं कि द मदर लंगूर मेड नो एफर्ट टू ग्रेब हर बेबी फ्रॉम द कूप्स बिकॉज व्हाट एवर द राइटर वाज डूइंग was good for her baby। इस तरह से हम इसका आंसर हम दे सकते हैं। फोर एक्टिविटी, रीड द टेस्ट केयरफुली एंड अरेंज द occurrence ऑफ हैपनिंग इन द टेस्ट इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। यानी अब हमको तरतीब से लगाने क्या है, यानी सेंटेंस जो हमारा डिसऑर्डर देगा हमको उसको सीक्वेंस से ऑर्डर में लगाने का है, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये हमसे सवाल पूछा जाएगा A1 और B1, अरेंज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, सीक्वेंस में लगाने का है। अब हम कहानी को हमने पढ़े हैं तो हमें मालूम है कि पहला सेंटेंस कब आएगा, दूसरा कैसे आएगा, तीसरा आएगा। ऐसा हम कहानी जब हमारे ध्यान में हो तो इंशाल्लाह हम उसको आसानी से इसको कर सकते हैं। पहले वाला जो हम सेंटेंस का पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ, बाद में इंशाल्लाह हम उनको सीक्वेंस से लगाएंगे। पहला, आई टूक द बेबी लंगूर टू द बैकयार्ड, मैंने पिछले हिस्से में घर का जो पिछवाड़ा था उधर बच्चे को ले गया, बेबी लंगूर को लेके गया। दूसरे वाला है, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, उसकी आंखों में जो चमक थी मैं उसको नहीं भूल सकता हूँ। थर्ड है, आई हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, मैंने जो है वो डिस्टर्बेंस जो थी, आवाज़ जो थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसको मैंने अपने करीब से करीब आते हुए सुना। फोर्थ, आई रिकॉल द ट्रिबल कस्टम्स इन द एनिमल्स क्लेन, एनिमल्स क्लेन का जो एनिमल का जो कुंबा होता है उनके अंदर एक आधा कस्टम्स होता है, एक आधा रस्म रिवाज होता है, ट्रिबल बड़ा खौफनाक जो मैंने उन्हें सुन सका था, उसने याद किया। I became deeply absorbed in the book. I became deeply absorbed, became deep absorbed होना, किसी काम का मुनहमिक हो जाना, मैं किताब के अंदर बहुत ज़्यादा मुनहमिक हो गया था, गर्क हो गया था। I became deeply absorbed in the book. I was engrossed in various magazines and story books. Was engrossed, engrossed का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्क हो जाना, मुनहमिक हो जाना। I was engrossed in various magazines and story books, ये भी स्टोरी बुक्स और मैगजीन के मतलब क्या हो गया, engrossed हो गया था, मुनहमिक हो गया था। I offered him a peeled banana, मैंने उसे केला, छिला हुआ केला उसे पेश किया। आई स्टिल फाउंडली रिमेंबर दैट इनकाउंटर, वो जो इनकाउंटर जो हुआ था, जो मुठभेड़ जो थी, मुझे अभी बड़े ज़ौक शौक के साथ वो याद है। आई गेदर्ड अ स्टॉट स्टिक, स्टॉट यानी मोटी लकड़ी मैंने जमा की, यानी उठाई, एंड देन स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स, और फिर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। आई सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने कुछ खौफनाक तरीका देखा। आई वॉज श्योर दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई वॉज श्योर, मुझे ये दर्शाया गया, मुझे दिखाया गया क्या, फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी गिज़ा प्रोवाइड करना ही, गिज़ा देना ही एनिमल को, यही सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, यही सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, यही सिर्फ हमदर्दी का जरिया नहीं है। आई मैनेज टू कैच अ होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर से टेल, बेबी लंगूर की जो टेल मैं पकड़ने से कामयाब हो गए। आई अलाउड द मदर एक्सेस टू हर बेबी, यानी मैंने माँ को उसकी इजाज़त दे दी, उसको परमिशन दे दी, अलाउड कर दिया एक्सेस टू हर बेबी, वो अपने बच्चे के तक के आ जाए, अपने बेबी तक के वो आ जाए। इस तरह ये हमारी जो एक्टिविटी है।